हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान के इस सगार में। आज इस वीडियो में आपको ले चलते हैं आज से लगभग 3500 वर्ष पहले वैदिक काल में। एक ऐसा दौर जहां न कागज था, न कलम, न कोई डिजिटल लाइब्रेरी। फिर भी दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान वेद हजारों सालों तक रत्ती भर भी नहीं बदला। आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल को साधारणतया दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ऋग्वैदिक काल जिसकी समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी, इसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इस समय केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। इस दौरान सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जबकि 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। मंडल 2 से लेकर 7 तक वंश मंडल या कुल ग्रंथ कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं और विशिष्ट ऋषि परिवारों द्वारा रचित हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र को समर्पित है और इसके ऋषि कण्व, अंगिरा आदि हैं। इसमें 191 सूक्त हैं। द्वितीय मंडल के मुख्य ऋषि गृत्समद हैं। ये वंश मंडलों में से एक माना जाता है। तीसरे मंडल में सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाहित है। यह मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है और सविता देव को समर्पित है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव हैं। यह मंडल कृषि कार्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। पांचवें मंडल के ऋषि अत्रि हैं। इसमें अग्नि, इंद्र और मरुत देवताओं की स्तुति की गई है। छठे मंडल के रचनाकार महर्षि भारद्वाज है। इसमें राजा और पुरोहित के संबंधों और वीरता का वर्णन है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। इस मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की। ऋग्वेद का 8वां मंडल मुख्य रूप से कण्व परिवार और अंगिरस कुल के ऋषियों द्वारा रचित है, जिसमें 103 सूक्त हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। सोम को वेदों में देवताओं का पेय और आनंद का अधिपति माना गया है। सूक्तों की संख्या इसमें कुल 114 सूक्त हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल भाषाई और दार्शनिक दृष्टि से ऋग्वेद के सबसे आधुनिक हिस्सों में से एक माना जाता है। इसमें कुल 191 सूक्त हैं। जहां अन्य मंडलों में देवताओं की स्तुति मुख्य है, वहीं 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मृत्यु, विवाह और सामाजिक व्यवस्था जैसे विषयों पर गहन चर्चा मिलती है। आइए अब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रमुख सूक्तों की। इसमें सर्वप्रथम है नासदीय सूक्त। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त न केवल भारतीय दर्शन बल्कि विश्व साहित्य की सबसे गंभीर और वैज्ञानिक रचनाओं में से एक है। सृष्टि के आरंभ में न सत था न असत, केवल वही एक तत्व था जो अपनी शक्ति से स्पंदित हो रहा था। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसे सृष्टि उत्पत्ति सूक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के जन्म से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्तम। पुरुष सूक्त हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है। इस सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। साहित्यिक दृष्टिकोण से वर्ण शब्द वृण, वर्णे या वृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। इसलिए वर्ण का अर्थ पेशे के चुनाव की ओर इशारा करता है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ण सामाजिक विभाजन की वो व्यवस्था है जिसका आधार जन्म नहीं जितना बल्कि कर्म है। अध्यापन और यज्ञ कार्यों से जुड़े लोग ब्राह्मण कहलाए।
रक्षा अर्थात सेना और शासन से जुड़े लोग क्षत्रिय कहलाए। व्यापार एवं पशुपालन से जुड़े व्यक्ति वैश्य कहलाए, जबकि अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को शूद्र कहा गया जा। एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहते हैं, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में वर्ण बदला जा सकता था और व्यक्ति की क्षमता के आधार पर यह निर्भर करता था। सामाजिक जीवन, समाज की सबसे छोटी इकाई कुल अर्थात परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक थे, जहां पिता का निर्णय सर्वोपरि होता था। महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञों में भाग लेती थीं और बाल विवाह या सती प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थीं। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जहां धन का सीधा उपयोग नहीं होता था। व्यापार में वस्त्र, चमड़ा और धातु की वस्तुएं शामिल थीं। साहित्य हमें बताता है कि उस समय का जीवन कबीलाई था। गविष्टि यानी गायों के लिए युद्ध होते थे। वैदिक प्रशासन की व्यवस्था पदानुक्रमित हायरार्किकल थी, जिसे 5 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया था। यह पदानुक्रम सबसे छोटी इकाई कुल, परिवार से शुरू होकर सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र, राज्य तक जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होता था, जिसे गृहपति या कुलप कहा जाता था। कई कुलों के समूह से ग्राम बनता था, जिसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। विश, कई ग्रामों को मिलाकर विश जनजातीय समूह का गठन होता था, जिसका शासक विशपति कहलाता था। जन, यह एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी जो कई विषयों का समूह होती थी। इसका नेतृत्व राजा राजन करता था। राष्ट्र, यह वैदिक प्रशासन की सर्वोच्च और सबसे बड़ी इकाई थी, जिसे राज्य या साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। लोकतांत्रिक संस्थाएं राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सभा, समिति और विदथ जैसी संस्थाएं थीं। सभा मुख्य रूप से समाज के वृद्ध और कुलीन व्यक्तियों की एक छोटी संस्था थी। इसमें अनुभवी और समाज के उच्च वर्ग के लोग शामिल होते थे। जबकि समिति एक जनसाधारण की सभा थी, जिसमें कबीले के सभी लोग हिस्सा लेते थे। यह एक बड़ी संस्था थी जिसमें आम नागरिक अपनी राय रखते थे। यातायात के लिए रथों का प्रयोग किया जाता था। रथ और भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति को तक्षक के नाम से जाना जाता था, एवं तक्षक का स्थान समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। गाय को सबसे पवित्र माना जाता था और इसे अघन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे अर्थात श्याम अयस की खोज के बाद कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। बहुत आरामदायक। वैदिक काल में वस्त्र मुख्यतः भेड़ की ऊन और मृग चर्म के बने होते थे। वैदिक काल में आर्यों ने लोहे की खोज की, इसलिए इस युग को लौह युग अर्थात आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर ऋग्वैदिक काल की। इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।